नमस्कार, मैं अंजलि अकोला न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। अब समाचार विस्तार से। अकोला पश्चिम विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट के बीच विवाद गंभीर होता जा रहा है। पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस की हार के कारण ठाकरे गुट ने इस सीट पर अपना दावा पेश किया है, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। अकोला पश्चिम सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी के दो प्रमुख दलों कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट के बीच तनाव बढ़ गया है। पिछले 30 वर्षों से इस सीट पर कांग्रेस लगातार हारती आ रही है और भाजपा का उम्मीदवार जीतता रहा है। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता प्रकाश डवले ने इस पर जोर देते हुए कहा कि इस सीट पर उनके गुट का दावा ज्यादा मजबूत है। डवले ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इतनी बार की हार के बाद कांग्रेस को अपना हट छोड़ देना चाहिए और सीट शिवसेना को देनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस भी इस सीट से पीछे हटने को तैयार नहीं, जिसके कारण महाविकास आघाड़ी के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा है। विदर्भ के अन्य कुछ सीटों पर भी इसी तरह के विवाद गहराते जा रहे हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि महाविकास आघाड़ी इस संघर्ष का हल कैसे निकालती है, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर यह विवाद आगामी चुनावों में गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। 30 वर्ष संधी दिल्यावर सुद्धा त्यांनी विकास न केल्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे। काँग्रेसला सातत्याने 30 वर्ष संधी दिली, त्यांनी संधीचं सोनं केलं नाही, निवडून आले नाही आणि जनतेची, पदाधिकाऱ्यांची, सर्वांची इच्छा आहे की यावेळेस शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे ही जागा दिल्यास विजय होतील यात शंका नाही आणि अकोल्यामध्ये परिवर्तन निश्चित आहे आणि जनतेची इच्छा आहे आणि विकास अकोल्याचा हवा आहे। विकासासाठीच आम्ही जागा मागतोय। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से अकोला जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। अभी तक उम्मीदवारों की सूची पूरी न होने के कारण लोग नामांकन दाखिल करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य के साथ ही अकोला जिले में भी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी ने अकोला जिले के कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि बाकी विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक सूचना आना अभी बाकी है। आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन का नतीजा शून्य रहा। आज के दिन ना तो किसी ने नामांकन दाखिल किया, ना ही किसी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र उठाया। राजनीतिक दलों की ओर से अभी भी उम्मीदवारों के चयन की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसके चलते नामांकन की प्रक्रिया ठहरी हुई नजर आ रही है। अगले कुछ दिनों में नामांकन दाखिल करने की होड़ देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी रहेगा और किसका हल्का, इस पर राजनीतिक चर्चाओं का माहौल गर्म है। अकोला जिले में बहुरंगी मुकाबला होगा या फिर एक तरफा परिणाम आएगा, इसको लेकर सभी जगह उत्सुकता बनी हुई है। अकोला के वन विभाग के जनधन वनधन विक्रय केंद्र पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात सामने आई है। उद्घाटन शिलापट पर राजनीतिक प्रतिनिधियों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित होने के कारण नागरिकों ने चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बावजूद अकोला में वन विभाग के जनधन वनधन विक्रय केंद्र पर आचार संहिता के उल्लंघन की घटना सामने आई है। अशोक वाटिका चौक स्थित इस केंद्र के उद्घाटन शिलापट पर सत्ताधारी दल के कई राजनीतिक प्रतिनिधियों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों को राजनीतिक नामों वाले उद्घाटन बोर्ड हटाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके अकोला के इस केंद्र पर अब भी शिलापट पर राजनीतिक नाम प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो आचार संहिता के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण है, ऐसा नागरिकों ने बताया है। विपक्ष ने भी सत्ताधारी दल के नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे सार्वजनिक परियोजनाओं पर अपने नाम प्रदर्शित करके प्रचार कर रहे हैं। वन विभाग और चुनाव आयोग की टीमों द्वारा इस मुद्दे पर ध्यान न देने के कारण आचार संहिता के पालन में ढिलाई का सवाल खड़ा हुआ है। अब इस घटना पर चुनाव आयोग क्या कदम उठाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस तरह के उल्लंघन से प्रशासन की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं। किसान नेता रविकांत तुपकर ने आज क्रांतिकारी किसान संगठन की घोषणा की है। उन्होंने राज्य भर में किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। तुपकर ने महाविकास आघाड़ी के साथ जाने की तैयारी दिखाते हुए सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई है। किसान नेता रविकांत तुपकर ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा के जरिए क्रांतिकारी किसान संगठन के गठन की घोषणा की। इस संगठन के माध्यम से किसानों और मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए राज्य भर में आक्रामक रूप से काम किया जाएगा।
तुपकर ने स्पष्ट किया कि यह संगठन एक सामाजिक आंदोलन के रूप में कार्य करेगी और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए जनता के साथ खड़ी रहेगी। खास बात यह है कि तुपकर ने महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ने की सकारात्मक मंशा जाहिर की है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के नेताओं से किसानों के मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद व्यक्त की है। उनके अनुसार इस कदम से किसानों और मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। राज्य के किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए तुपकर ने जोर देकर कहा कि संगठन का कार्य आक्रामक और प्रभावी होगा। वे आने वाले दिनों में राज्य भर में आंदोलन की रूपरेखा घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें किसानों के अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। शेतकरी चळवळीचं स्वतंत्र अस्तित्व टिकलं पाहिजे, चळवळसुद्धा पुढे गेली पाहिजे या भावनेतनं महाराष्ट्रभरातले आज पदाधिकारी बुलढाण्यामध्ये आले होते। आमचे 27 जिल्ह्यातल्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये बिगर राजकीय सामाजिक संघटना आज आम्ही तयार केली। क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेची स्थापना शेतकऱ्यांच्या शेतमजुरांच्या तरुणांच्या हक्कासाठी भांडणारी संघटना म्हणून त्या संघटनेची स्थापना आज आम्ही केली। क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून चळवळी, सामाजिक चळवळी, आंदोलनं आणि सामाजिक कामं या चळवळीच्या माध्यमातून होती। राजकीय भूमिका आमची वेगळी असेल। राजकीय भूमिका आमची आता महाविकास आघाडीसोबत जेवल्याशिवाय कोणी जाणार नाही अशी सर्वांना विनंती आहे। इतर पिकांच्या संदर्भामध्ये काय धोरण महाविकास आघाडीचं आहे हे आम्ही त्यांना विचारतो आहे की आम्हाला त्याच्या स्वरूपात द्या आणि जागा वाटपामध्ये इलेक्ट्रिक युनिटमधल्या किती जागा आमच्या वाट्याला येतात ते सुद्धा सांगा। एक कोर कमिटी आम्ही आज तयार केलेली आहे महाराष्ट्रातली। ही कोर कमिटी या संदर्भामध्ये महाविकास आघाडीसोबत चर्चा करेल आणि काय निर्णय होतो ते आम्ही 2 दिवसामध्ये बघू। 2 दिवसामध्ये महाविकास आघाडीने आम्हाला निर्णय द्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे। 2 दिवसामध्ये सकारात्मक निर्णय आला तर ठीक, नाहीतर आमच्यासमोर सगळे पर्याय खुले आहेत। तुम्ही आपल्या भाषणात म्हटलं की आम्ही फरफटत जाणार नाही, म्हणजे याचा काय अर्थ? नाही, म्हणजे आम्ही काही नाचार नाही आहोत, आम्ही काही भिकारी नाही आहोत। सन्मानाने आम्हाला सोबत घेतलं तर आम्ही जाऊ आणि सन्मानाने सोबत नाही घेतलं तर आम्ही जाणार नाही। आम्ही चळवळ करणारे लोक आहोत। स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून आम्ही चळवळीची दिशा त्या ठिकाणी ठेवू। राहिला निवडणुकीतल्या सिम्बॉलचा प्रश्न, तर सिम्बॉल घ्यायला आमच्याकडे राजकीय पक्ष नाही आहे, त्यामुळं त्यांचा सिम्बॉल घ्यायला काही हरकत नाही अशी भावना कार्यकर्त्यांनी आज या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे। त्या संदर्भामध्ये कोर कमिटी आमचा निर्णय घेईल। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अकोला और बुल्ढाना जिलों में चुनाव शांति से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 6 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है और हर पार्टी अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर है। चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो और शांति बनी रहे, इसके लिए अकोला और बुल्ढाना जिलों में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है। आज सुबह अकोला रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय पुलिस बल की 6 टुकड़ियां पहुंची हैं। ये टुकड़ियां अकोला और बुल्ढाना जिलों में चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए तैनात की जाएंगी। केंद्रीय पुलिस बल के इन जवानों ने हथियारों के साथ अपने कर्तव्यों के लिए तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन के अनुसार आगामी चुनावी उत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में इन पुलिस टुकड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रसिद्ध उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुगत वाघमारे को उम्मीदवार घोषित किया है। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में इस घोषणा के बाद विरोधियों की चिंता बढ़ गई है, जबकि वाघमारे की परिवर्तन यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने मूर्तिजापुर क्षेत्र से डॉक्टर सुगत वाघमारे को आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। वंचित के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने 21 अक्टूबर को डॉक्टर वाघमारे के नाम की घोषणा की। वाघमारे पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और उनकी परिवर्तन यात्रा ने मूर्तिजापुर क्षेत्र में जनता के बीच काफ़ी उत्साह पैदा किया है। डॉक्टर वाघमारे ने बाल कल्याण, महिला सशक्तिकरण और उद्योग क्षेत्र में अपने योगदान से समाज में सम्मान हासिल किया है। उन्होंने जाति और समुदाय के बंधनों से ऊपर उठकर समाज की सेवा की है, जिससे वे जनता के अपने व्यक्ति बन गए हैं। इसी वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी ने उन्हें उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। उनकी उम्मीदवारी से विरोधियों में चिंता की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर वाघमारे ने मतदाताओं के साथ संवाद करते हुए मूर्तिजापुर के समग्र विकास का आश्वासन दिया है। उन्होंने रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, उच्च गुणवत्ता वाले सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए प्रयासरत रहने का वादा किया। उनके नेतृत्व में मूर्तिजापुर के विकास की उम्मीदें मतदाताओं के बीच मजबूत हो गई हैं।
मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने और संविधान की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उल्का महाजन ने बीजेपी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अकोला में आयोजित एक सभा में इस मुद्दे पर तीखी आलोचना की। अकोला के जेडपी सभागृह में आयोजित लोकतंत्र की रक्षा हमारा कर्तव्य कार्यक्रम में महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता उल्का महाजन ने मनुस्मृति को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की चर्चाओं पर जोरदार हमला किया। उन्होंने बीजेपी और महागठबंधन सरकार पर संविधान के मूल्यों को खतरे में डालने का आरोप लगाया। महाजन ने स्पष्ट रूप से कहा कि मनुस्मृति ने शूद्र और अतिशूद्र को नीच स्थान पर रखा था, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने रायगढ़ की तलहटी में मनुस्मृति को जलाया था। महाजन ने कहा, बीजेपी हमेशा दूसरों पर फेक नैरेटिव का आरोप लगाती है, लेकिन जब खुद करती है तो वह नेक नैरेटिव बन जाता है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले केवल जनता को आकर्षित करने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं। महाजन का यह हमला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू होने की पृष्ठभूमि पर था, जिससे संविधान के मूल्यों को खतरा बताया गया है। महाजन ने मतदाताओं से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और बीजेपी को उनकी असली जगह दिखाई जाए। उन्होंने सवाल उठाया, महागठबंधन सरकार जो योजनाएं अब लेकर आई है वो 5 साल पहले क्यों नहीं लागू की गई। बुल्ढाना में उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की सभा में जिला संपर्क प्रमुख नरेंद्र खेड़ेकर ने मराठा उम्मीदवार ही चाहिए जैसी राजनीति का विरोध किया। उन्होंने सभी जातियों से एकजुट होकर उम्मीदवार के पीछे ताकत खड़ी करने की अपील की है। बुल्ढाना विधानसभा बूथ प्रमुख और शाखा प्रमुखों की सभा में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गुट के जिला संपर्क प्रमुख नरेंद्र खेड़ेकर ने मराठा कहते हुए सिर्फ मराठा उम्मीदवार को चुनने की संकीर्ण विचारधारा पर जोरदार हमला किया। खेड़ेकर ने कहा, अगर उम्मीदवार मराठा है तभी जीत संभव है, यह विचार छोड़ना होगा। सभी जातियों के लोगों को एकजुट होकर उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। खेड़ेकर ने उदाहरण देते हुए बुल्ढाना में मराठा समाज के उम्मीदवारों के असफल होने की बातें की, जैसे कि आमदार संजय गायकवाड़ जो शिवसेना मनसे और निर्दलीय के रूप में लड़े फिर भी जीत नहीं पाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डॉक्टर गोड़े, विजय राय शिंदे और हर्षवर्धन सपकाळ जैसे विभिन्न जातियों के नेता 3 बार चुने गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ हैं और इसी एकजुटता में जीत की कुंजी है। खेड़ेकर का संदेश स्पष्ट था, चुनाव में जीत के लिए सभी जातियों की एकजुटता जरूरी है और केवल एक जाति पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इस अवसर पर खेड़ेकर ने सभी उपस्थितों से पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की ताकि आगामी चुनाव में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट की विजय हो। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बावजूद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अब भी गतिरोध बना हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय रायमुलकर ने 90 से 95 सीटों पर दावा किया है, जबकि 70 से 75 सीटों पर जीत की गारंटी व्यक्त की है। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ऐसे में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का मुद्दा अभी तक सुलझ नहीं पाया है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय रायमुलकर ने आत्मविश्वास जताया है। उनका कहना है कि महागठबंधन में शिवसेना शिंदे गुट को 90 से 95 सीटें मिलेंगी और इनमें से 70 से 75 सीटों पर जीत पक्की होगी। विधायक रायमुलकर ने बताया कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की योजना के लिए 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में सीटों के बंटवारे का अंतिम निर्णय स्थानीय वोटिंग प्रतिशत, पिछले चुनाव में पार्टी की सफलता और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री शिंदे के मार्गदर्शन में महागठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास रायमुलकर ने व्यक्त किया। वहीं भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार गुट के बीच सीट बंटवारे के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन में एकता और जीत की आशा बरकरार है, उन्होंने कहा। जलगांव जामोद विधानसभा क्षेत्र में वंचित बहुजन आघाड़ी की जीत हर बार करीब आती है, लेकिन इस बार उम्मीदवार डॉक्टर सतीश शिरेकर ने सभी समाजों को साथ लेकर जीत निश्चित करने का विश्वास जताया है। उन्होंने मौजूदा विधायक पर भी कड़ी आलोचना की है। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद विधानसभा क्षेत्र में वंचित बहुजन आघाड़ी हर चुनाव में जीत के करीब पहुंचती है, लेकिन पूर्ण जीत हासिल करने से चूक जाती है।
इस बार वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश शिरेकर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस बार जीत निश्चित है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार सभी समुदायों को एकजुट करके विजय की मंजिल तक पहुंचना वंचित का लक्ष्य है। डॉक्टर सतीश शिरेकर ने मौजूदा विधायक डॉक्टर संजय कुटे पर तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर कुटे, जो खुद एक डॉक्टर है, ने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की ओर पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर शिरेकर ने सवाल उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखा गया है, जिसमें लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शिरेकर ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार जलगांव जामोद में वंचित बहुजन अघाड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और इसके लिए उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। आप देखते रहिए अकोला न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।